हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मेंटेनेंस ड्यूरिंग द सब्सिस्टेंस ऑफ मैरिज, यानी शादी की मौजूदगी के दौरान खर्चा, नान नफका। अगर जो बीवी है अपने शौहर के लिए वफादार है, शौहर की हर जायज बात को मान रही है, लेकिन इसके बावजूद उसका शौहर जो है उससे खर्चा नहीं दे रहा, उसका शौहर उसे नान नफका और उसकी मेंटेनेंस नहीं कर रहा, तो इस सूरत हाल में बीवी क्या करे? सबसे पहले बीवी को चाहिए कि अपने हस्बैंड को प्यार से समझाए, लेकिन अगर उसका हस्बैंड प्यार से भी ना समझे तो फिर घर के बड़ों को इन्वॉल्व करे, कुछ मैके से अपने बड़ों को बुलवाए और कुछ शौहर के खानदान में से बड़ों को बुलवाए और उसके बाद फिर समझाए। लेकिन इसके बावजूद अगर शौहर ना समझे तो फिर आखिरी हल के तौर पर जो बीवी है उसको कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए, फैमिली कोर्ट में जाकर केस फाइल करना चाहिए मेंटेनेंस का, और वहां पर जाकर जब बीवी मेंटेनेंस का केस फाइल करेगी, इसका जो रेलिवेंट सेक्शन है 17A है वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 और मोहम्मद लॉ का जो पैरा 277, ये रेलिवेंट सेक्शंस है। वहां पर जाकर जब बीवी केस फाइल करेगी अपने वकील के जरिए और जब उसके शौहर को बुलाया जाएगा, शौहर डिफेंडेंट होगा, जब कोर्ट में आएगा और उसका जो है वो सोर्स ऑफ इनकम पूछा जाएगा और वक्ती तौर पर हो सकता है कोर्ट जो है वो इंटरम जो है मेंटेनेंस लगा दे, लेकिन रूटीन में हम देखा है कोर्ट कहती है रिटर्न स्टेटमेंट आप जमा कराएं। रिटर्न स्टेटमेंट जब जमा करवाता है जो हस्बैंड और उसका जो सोर्स ऑफ इनकम जो है वो प्रूव हो जाता है कि ये इसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ये कितना महाना जो है अर्न कर रहा है, कितनी इसकी महाना आमदन है, उसके हिसाब से जो कोर्ट जो है वो मेंटेनेंस लगाती है। मिसाल के तौर पर अगर शौहर की आमदन 30,000 रुपए है, 30,000 रुपीज है, ये साबित हो जाता है उसके शौहर की आमदन 30,000 है, तो फिर जो कोर्ट है वो 30,000 रुपए का ही मेंटेनेंस नहीं लगा देगी, बल्कि वो 5,000 या 10,000 रुपए मैक्सिमम लगाएगी। अगर शौहर की आमदन लाखों में साबित हो जाती है तो इसी तरह फिर उसका मेंटेनेंस भी बढ़ जाएगा, वो 50,000 भी हो सकता है, फिर लाख भी हो सकता है। यानी जो माली जो पोजीशन है हस्बैंड की उसको देख कर ही कोर्ट ने जो है वो नफका मेंटेनेंस वगैरह लगाना होता है। वहां पर जो है वो जब मेंटेनेंस कोड लगा दी उसके बाद कोर्ट ये भी ऑर्डर कर दी हर माह की 14 तारीख तक जो है हस्बैंड जो है वो पाबंद है वो मेंटेनेंस वगैरह अदा करने का। इसके अलावा जितना जो दावे में प्रेयर में मांगा होता है खर्चा बीवी ने, ये कोर्ट के पास पावर है उतना भी डिग्री कर सकती है, लेकिन उससे ज्यादा भी कर सकती है, लेकिन कोर्ट ने माली हैसियत मर्द की देखनी होती है, शौहर की माली हैसियत देखनी होती है। उसके अलावा हर साल 10% जो है इजाफा किया जाता है खर्चे में, यानी अगर शौहर जो है अपनी बीवी को खर्चा वगैरह नहीं देता, अगर बीवी जो है फेथफुल है, अगर वो ओबीडियंट है, तो फिर कोर्ट में जाकर वो केस करके अपना खर्चा वहां से ले सकती है। ये तो हो गया मेंटेनेंस ड्यूरिंग द सब्सिस्टेंस ऑफ मैरिज। अब हम देखते हैं मेंटेनेंस ऑफ डिवोर्स वाइफ, जो तलाक याफ्ता बीवी है उसका नान नफका क्या होगा। इसका रेलिवेंट सेक्शन जो है वो है 279 मोहम्मद लॉ है। वो ये कहता है कि जो बीवी है इद्दा पीरियड के दौरान जो है वो खर्चे की नान नफके की इंटाइटल्ड है, यानी अगर उस बीवी का जो है वो बीवी प्रेग्नेंट नहीं है, बीवी हामला नहीं है, तो फिर 3 हैज तक जो शौहर है उसको अपनी डिवोर्स शुदा वाइफ को, तलाक याफ्ता वाइफ को खर्चा वगैरह देना होगा। लेकिन अगर बीवी हामला है, जब तक बच्चा नहीं हो जाता तब तक शौहर की ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी एक्स वाइफ को खर्चा और नान नफका वगैरह दे। लेकिन जब बच्चे की डिलीवरी हो जाती है, डिलीवरी होने के बाद अगर वही औरत बच्चे को दूध पिलाती है तो फिर भी मेंटेन करना फिर भी शौहर की जिम्मेदारी होगी अपनी एक्स वाइफ को। आगे हम देखते हैं कि मेंटेनेंस ऑफ विडो, क्या विडो जो बेवा खतून उसका शौहर मर जाए क्या फिर वो भी नान नफके की इंटाइटल्ड है या नहीं? इसका जवाब बिल्कुल नहीं। जिसका शौहर मर जाता है उसकी वाइफ नान नफके की इंटाइटल नहीं है, बल्कि वो उसकी विरासत में जो है विरासत की हकदार है।